नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही जो भी किसान हमें अभी इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए भी सलाह है कि वो अपनी शिकायतें, अपनी परेशानियां हमसे शेयर कर सकते हैं। हमें अपने खेती किसानी का वीडियो भेज सकते हैं, मैसेज के जरिए भेज सकते हैं, फोटो खींच कर भेज सकते हैं। जो भी किसान हमसे अपनी दिक्कतों को बताना चाह रहे हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है ईटी नाउ स्वदेश का। तो वीडियो बनाएं और हमें भेज दें। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे किसानों की हर शिकायत हम अब रिसीव करेंगे और आपकी बात, आपको, आपकी पूरी कहानी को हम स्वदेश की कहानी बनाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं मुनाफे की मंडी। और सबसे पहले बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की। आज कच्चे तेल में अच्छी तेजी दिख रही है। अनुज जी, ब्रेंट क्रूड में देखिए करीब 1.5% की तेजी है। ओपेक प्लस में जो उत्पादन बढ़ोतरी की जो उम्मीद थी, उससे कम बढ़ोतरी के फैसले से ये सपोर्ट मिला है। अक्टूबर में रोजाना 1,37,000 बैरल उत्पादन बढ़ाने का ओपेक प्लस की बैठक में फैसला हुआ, जबकि अगस्त सितंबर में करीब 5,55,000 और जून जुलाई में 4,11,000 बैरल रोजाना बढ़ोतरी का फैसला हुआ था। बाजार को अनुमान था अक्टूबर के लिए भी इसी तरह की बढ़ोतरी होगी या इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन यहां पर ओपेक प्लस मेंबर्स को सरप्लस की, ओवर सप्लाई की चिंता थी, इस वजह से उनकी बढ़ोतरी कम हुई है। दूसरा अपडेट कच्चे तेल को लेकर यह है कि रूस की तरफ से जिस तरह से यूक्रेन पर सबसे बड़ा एयर अटैक किया गया है, इससे मार्केट में जियोपॉलिटिकल चिंताएं फिर से बढ़ गई है और अमेरिका ने रूस पर वापस से नए पाबंदियां लगाने की धमकी दी है। तो इन सारे खबरों के बीच में क्रूड में को तेजी देखने को मिल रही है और करीब 1.5-2% के आसपास की घरेलू बाजार में भी तेजी है। अनुज जी, कच्चे तेल की चाल आगे आपको कैसी दिख रही है? क्या करना चाहिए यहां से? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, ओपेक प्लस मेंबर्स ने प्रोडक्शन जरूर बढ़ाया है, मगर अनुमान से कम प्रोडक्शन बढ़ाया है। हालांकि अगर हम देखेंगे तो लास्ट वीक में क्रूड में काफी गिरावट देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट $61 तक ब्रेंट और करीबन $66 तक ब्रेंट आ गया था, $61 तक WTI आ गया था। और हमने देखा था कि 5400 के आसपास तक MCX में भाव आते हुए दिखाई दिए थे। कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा था कि यूएस की जो इन्वेंट्रीज हैं वो भी काफी बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में डेफिनेटली ओपेक प्लस मेंबर की चिंता ये है कि आगे सप्लाईज बढ़ सकती हैं। तो सप्लाई लगातार बढ़ रही है। हर एक कंट्री जो प्रोडक्शन कंट्रीज है वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की बात कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सप्लाईज है वो काफी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिल रहा है, मगर कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पे सप्लाई अभी भी ओवर है, हमें लगता है कि यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। हमने लास्ट टाइम पे $65 तक WTI जाता हुआ देखा था, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है। तो फिलहाल अभी टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी थोड़ा वीक दिख रहा है और सप्लाई भी यहाँ पे कंटिन्यूस बढ़ती हुई दिख रही है। तो हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी क्रूड में यूज कर सकते हैं। तो क्रूड अगर बाउंस लेकर 5580 तक आता है तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 5640 का स्टॉप लॉस लगाएं। 5480 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। लग रहा है कि WTI करीबन $60 तक और ब्रेंट में $65 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये सलाह है 5,480 के टारगेट के लिए बेचने की सलाह है अनुज जी की। 5,640 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। आप बताइए बिटुपन जी, आपकी राय क्या बन रही है कच्चे तेल पर? सर अनम्यूट कीजिएगा बिटुपन जी और फिर बताइए क्रूड में क्या करना चाहिए यहां से। सर आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है। बिटुपन जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कच्चे तेल पर कि यहां से क्या लग रहा है, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। चलिए चलिए, क्रूड पे शायद उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस से उनसे हम जवाब लेंगे। दिव्या, आप बता दीजिए, ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं आपको इन स्तरों पर कच्चे तेल में? गुड मॉर्निंग विष्णुवन जी। गुड मॉर्निंग सर। कच्चे तेल की बात करें तो ओवरऑल जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट है एज ऑफ नाउ वीक है, क्योंकि जो डेटा आए थे लास्ट वीक में यूएसए के ओर से और चाइना के ओर से थोड़े से वीकर देन एक्सपेक्टेड आए हुए थे। और एक तरह से प्रोडक्शन बढ़ाने की जो बात चल रही है तो वो भी एक नेगेटिव साइन है प्राइजेस के लिए। 5,600 का जो पुट ऑप्शन है, अगर प्राइजेस ऊपर में आते हैं तो 140 के अराउंड वो बाई करे। स्टॉप लॉस हम 110 रुपए का रखें और टारगेट ऊपर में 180 का मेंटेन करें। 5,600 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह, 140 पे 180 का टारगेट है। नेचुरल गैस, दिव्या आप बताइए, करीब 3% की तेजी है, क्यों ये तेजी है और किस तरह से ट्रेड करना चाहिए यहाँ पे? गैस में हमें वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 270
लेवल के ऊपर। एक तरफ से वेदर फोरकास्ट जो है वो वार्म की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो एक्सपेक्टेशन यही रहा है कि जो एयर कंडीशन की डिमांड है वो बढ़ेगी, तो वो एक पॉजिटिव साइन है प्राइजेस के लिए। तो 275 जो कॉल ऑप्शन है, अगर वो 11 के करीब आता है तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 9 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 14 का मेंटेन करके चले। तो ओके, तो नेचुरल गैस को लेकर ये सलाह आपकी तरफ से आ रही है। आज के सत्र में काफी तेजी भी दिख रही है, करीब करीब 2.25% के आसपास की तेजी दिख रही है। आप बताइए अनुज जी, क्या करना चाहिए एनजी में यहां से? देखिए, एनजी अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में $3 के ऊपर सक्सेसफुल ट्रेड रहा है। पिछले 2 हफ्तों से लगातार $3 के ऊपर क्लोजिंग करी है और एक रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। एमसीएक्स के अंदर भी हम देखेंगे तो 270 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इन्वेंट्री भी थोड़ी ड्रॉडाउन हुई है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। नेचुरल गैस एक अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट्स पे पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है, फंडामेंटली भी सपोर्टिव, क्योंकि आगे विंटर सीजन की डिमांड रहेगी। तो नेचुरल गैस पे खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए करीबन 270 के आसपास। 262 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 285 तक देखा जा सकता है। 85 पे टारगेट के लिए एनजी खरीदने की सलाह है। गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं, क्योंकि आज यहां पर दोनों में ही काफी मुनाफा वसूली दिख रही है। गोल्ड सिल्वर 1,24,500 के नीचे है, और गोल्ड देखिए तो गोल्ड का भाव 1,07,400, दोनों ही काउंटर में कमजोरी है, लेकिन हालांकि शुरुआती कमजोरी कम हुई है। अनुज जी, क्या करना चाहिए यहां से सोने चांदी में? सोने चांदी में आप देखेंगे तो लास्ट वीक हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा था। गोल्ड ने फाइनली करीबन $3600 का अपना लेवल टेस्ट किया और करीबन 1,07,800 के लेवल एम6 में टेस्ट करते हुए नजर आए। सिल्वर भी ऑलमोस्ट $42 तक गया, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। तो करंटली मुझे लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा साइडवेज है। हालांकि यूएस के जो डेटा आए थे लास्ट वीक, थोड़े से खराब डेटा आए थे। नॉन फॉर्म पेरोल या यूएस के जो जॉब के डेटा थे, दोनों ही थोड़े से नेगेटिव नोट पे थे, जिसकी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में गिरावट आती हुई देखी थी और गोल्ड सिल्वर में सपोर्टिव आता हुआ देखा था। हमें लगता है कि अभी भी मार्केट काफी रेंज में है, एक ओवरबॉट जोन में है, और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा एक स्टे होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी की बात करें तो इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए करीबन 1,06,500 के आसपास। स्टॉप लॉस 1,05,800 का रहेगा, टारगेट करीबन 1,07,500 तक हो सकता है। वहीं मुझे लगता है कि सिल्वर में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हायर लेवल में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो सिल्वर में करीबन जो है 1,24,500 के आसपास बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 1,25,500 का होगा, टारगेट 1,23,000 तक हो सकता है। तो मार्केट बहुत टाइट रेंज में है, और क्योंकि आगे आगे हम देखेंगे तो एफओएमसी की मीटिंग है, तब तक मुझे लगता है कि मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में रहेगा। तो गोल्ड में बाय और सिल्वर में सेल इंट्राडे के लिए बना सकते हैं। ओके, गोल्ड में बाय, सिल्वर में सेल, इंट्राडे के लिए ये कॉल है। लेवल्स आपके स्क्रीन पर है, नोट कर ले, बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड ना ले, ये भी सलाह आपके लिए दी गई है। बिटूपन, आप बताइए, ऑडियो में दिक्कत हो गई थी, आपसे बातचीत अभी नहीं हो पाई है। सोने चांदी में सबसे पहले अपनी राय रखें, क्या सलाह दे रहे हैं यहां से? देखिए विश्वमोहन जी, तो सिचुएशन तो बुलिश का ही है, ट्रेंड का। ओके, लेकिन मार्केट थोड़ा सा काफी एक्सटेंडेड रैली आया, तो कभी थोड़ा फंस सकता है, क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकता है। और इसलिए मैं कॉन्ट्रास्ट सेलिंग करने के लिए नहीं चाहूंगा, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर का ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश है, थोड़ा करेक्शन बन सकता है। और इसलिए मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच रहना चाहिए। 1,05,800 या 1,06,000 के आसपास ही थोड़ा सेफर जोन है गोल्ड के बाइंग के लिए, और स्टॉप लॉस बनेगा 1,04,600 के नीचे। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। जो लास्ट वीक के डेटा थे, यूएस के पूरे जॉब्स के डेटा ही वीक दिखा रहे थे, और नॉन फार्म पेरोल हो या वीकली जॉबलेस क्लेम हो या जॉब के डेटा भी हो, पूरे मार्केट में दिख रहा है कि यूएस में कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल एक बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जॉब लॉसेस भी हो सकता है, और जॉब्स ग्रोथ भी अभी स्लोअर है, और प्लस प्लस इन्फ्लेशन भी बहुत बड़ा पिकअप होने का एक माहौल बन रहा है। तो स्टैगफ्लेशन का सिनेरियो यूएस में है। तो इस सिनेरियो में मुझे लग रहा है कि फेड के जो भी स्टेटमेंट आएंगे, एटलीस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव की थोड़ा सा डॉविशी आएगा, और रेट कट के जो भी फर्दर पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फर्दर प्रेशर भी रहेगा। और सिल्वर में भी वही सिनेरियो है कि सर पूरे डिप्स में ही बाय करने के लिए सोच रहे हैं। 1,22,000 से 1,21,500 का जो एक बेस है, वहां पे बाय करना इज मोर सेफर एंड नॉट बाइंग एट द स्टॉप। और सिल्वर का भी ट्रेंड बुलिशी है, 1,27,000 28,000 जो भी है शॉर्ट टर्म आराम से पॉसिबल है। गोल्ड का भी 1,10,000 12,000 पॉसिबल है, लेकिन बाइंग रेंज थोड़ा नीचे होने से इट बी मोर बेटर एंट्री रिस्क रिवार्ड का देख के। तो मेरे हिसाब से थोड़ा डिक्लाइन होके 1-2 दिन में थोड़ा डिप्स मिले, तो मेरे हिसाब से दैट्स आइडियल बाइंग लेवल फॉर मी। ओके, तो डिप का इंतजार करने के लिए आप सलाह दे रहे हैं। क्रूड और नेचुरल गैस में आपकी क्या ये है, रिपोर्ट है, आप क्या कह रहे हैं क्रूड और नेचुरल गैस को लेकर बिटकॉइन?
देखिए, क्रूड ऑयल में बिस्मोन जी मार्केट पूरा रेंजिंग है, और जिस तरह से सप्लाई काट्स के कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा सा सप्लाई जो भी है इंक्रीज, सॉरी सप्लाई इंक्रीज का कट नहीं इंक्रीज, जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे इस बार थोड़ा सा पेस कम हुआ है। और साथों साथ आपने पहले ही बताया था कि यूएस में और जो जियोपॉलिटिकल नया ट्रिगर है, रशिया ने जिस तरह से अटैक किया यूक्रेन में इस वीकेंड में, और जिस तरह से यूएस की तरफ से भी कोई स्टैंड या पॉसिबल हो सकता है, तो एक रिस्क प्रीमियम बन सकता है बाजार में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनिशियली एक दो दिन में क्रूड ऑयल के भाव शायद 56 70 58 700 तक भी पहुंच सकता है। और यहाँ पे क्रूड ऑयल में कोई भी डीप आने से 54 50 30 ये सब लेवल पे ले सकते हैं, 5350 के आसपास टॉप लगा के। 55 60 का तो इनिशियल टारगेट का है, लेकिन मुझे लग रहा है ये 5650 5700 के आसपास भी क्रूड ऑयल पॉसिबल है। वरीन सर नेचुरल गैस में क्या है कि नेचुरल गैस में थोड़ा सा इस सीजन में थोड़ा मोमेंटम मिला, अभी 275 के आसपास है, लेकिन नेचुरल गैस में जिस तरह से यूएस के इन्वेंट्रीज है और जिस तरह से वेदर फोरकास्ट है फिलहाल के लिए, तो मुझे लग रहा है अपसाइड लेवल 280 281 के ऊपर एमसीएक्स में भाव सस्टेन करा थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि शार्प सेलिंग है, लेकिन ऊपर लेवल पे प्रेशर मिल सकता है 281 के आसपास मेरे हिसाब से। नेचुरल गैस में एक शॉर्टिंग बन सकता है, 265 टू 270 का थोड़ा नीचे बेस है, तो वहां तक आने के लिए कोशिश कर सकता है। तो चलिए, नेचुरल गैस में ऊपर लेवल पे मैं प्रीफर करता हूँ शॉर्ट के लिए, और क्रूड ऑयल को डिप्स में बाय करना है, एंड आई एम लुकिंग एट ए टारगेट ऑफ फॉर टाइम बिंग, मैं बाय दे रहा हूँ दिनों के बाद। तो 5650 से 5700 का मुझे लग रहा है एक दो दिन में पॉसिबल है क्रूड ऑयल। ओके, तो क्रूड आपको डिप में बाई है, हालांकि कॉन्ट्रा कॉल है हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के मुकाबले, और नेचुरल गैस आपको लगता है ऊपर में सेल करना चाहिए। सोने सोने की अगर बात करूँ, सोने ओवरऑल ट्रेंड जो है अंडरटोन बुलिश है। उसका लास्ट वीक जो डेटा आए थे, जॉब डेटा काइंड ऑफ वीक आए थे, और साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी बढ़ गया, क्योंकि अभी रशिया ने काफी बड़ा अटैक किया था, ड्रोन अटैक यूक्रेन के ऊपर। और ये वीक में भी ट्रम्प ने कहा है कि मीटिंग होगी यूरोपियन यूनियन के साथ रिगार्डिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो एक ओवरहैंग रहेगा मार्केट में, तो जो प्राइजेस को लोअर लेवल पे सपोर्ट जरूर मिल सकता है। कर करेक्शन आता है 1,07,100 के अराउंड, तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 1,06,900 के आसपास का रखे, और टारगेट गोल में 1,07,350 का रखे। सिल्वर में भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही दिख रहा है, जब तक प्राइस 1,22,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे में अगर प्राइस 1,23,400 के करीब आता है, तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 1,22,900 का रखे, और टारगेट गोल में 1,24,000 का मेंटेन करें। के तो आपकी कॉल ये है, यहाँ पर 1,23,400 के आसपास चांदी खरीदने की सलाह है, 1,24,000 है। गोल्ड को लेकर भी यही सिमिलर व्यू यहाँ पर निकल कर आ रही है। बेस मेटल्स की चाल देखते हैं। बेस मेटल्स में आज जिंक काफ़ी तेज है, जिंक 277 रुपये के करीब पहुँच चुका है। इसके अलावा कॉपर और एल्युमिनियम में कॉपर हल्की हल्की तेजी यहाँ पे दिख रही है, 900 के करीब कॉपर है, एल्युमिनियम 254 के ऊपर है, लेड बिल्कुल सपाट है। बिटवन आपकी टॉपिक क्या है पूरे ही बेस मेटल्स पैक में? देखिए बिश्वमोहन जी, कॉपर में मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऊपर लेवल से प्रेशर मिल सकता है। जिस तरह से यूएस के डेटा है वो तो थोड़ा सा दर्शा रहा है कि यूएस में स्टैग्फ्लेशन सिनेरियो है, और ऐसा कुछ साथ नहीं कि चाइना में भी कोई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का सीन नहीं है फिलहाल के लिए इन दिस टाइप एनवायरमेंट, और ये इसके कारण चल नहीं पा रहा है। कॉपर भी लास्ट वीक 960 के आसपास भी थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पा रहा, और 898 के आसपास आके एक बड़ा वीक क्लोजिंग दिया है डेली बेसिस में ऑन द फ्राइडे। अलॉन्ग विद जो यूएस का डेटा वो काफी ट्रिगर किया, तो मुझे लग रहा है कॉपर में 902-3 के आसपास बेच सकते हैं। 896 का बड़ा टारगेट नहीं, 896 का एक टारगेट रहेगा, 907 का स्टॉप लॉस। आप बताइए आपकी टॉपिक क्या है अनुज जी बेस मेटल्स में? देखिए विष्णु जी, बेस मेटल में हमने देखा कि कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है वो लोअर लेवल से रिकवर हुए हैं। कॉपर में भी अच्छी रिकवरी हमने देखी, और जिंक के अंदर भी रिकवरी आती हुई देखी, और दोनों का ट्रेंड पॉजिटिव भी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि दोनों के अंदर ही खरीदारी की सलाह रहेगी। कॉपर में करीबन 897 के आसपास खरीदारी करें, 892 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 905 तक देखा जा सकता है। जिंक में भी करीबन 275 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 272 का लगाएं, टारगेट 280 तक देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से डिमांड एक्सपेक्टिंग है, जो कि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। ट्रेड डील्स होती हुई दिख रही है, तो उससे भी काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में बेस मेटल में एक बाउंस बैक आ सकता है, तो यहाँ पे दोनों ही बेस मेटल में खरीदारी की सलाह रहेगी। बाउंस बैक यहाँ पे और बढ़ सकती है, जो तेजी दिख रही है वो यहाँ से एक्सटेंड होगी, और खरीदारी की सलाह है। जिंक के लिए 275 पे खरीदे, 280 का टारगेट दे रहे हैं। आप दिव्या आपकी टॉपिक बेस मेटल्स में?
मेरी टॉपिक कॉपर के अंदर रहेगी। जब तक प्राइजेस 890 के ऊपर ट्रेड कर रहे तब तक ट्रेंड उसका पॉजिटिव ही है। नो डाउट न्यूज फ्लो काइंड ऑफ मिक्स है एज ऑफ नाउ, पर वीकर डॉलर की वजह से प्राइस को सपोर्ट मिला है लोअर लेवल पे। इंट्राडे में अगर कॉपर 898 के करीब आता है तो वहां पे बाय करें, स्टॉप लॉस हम 894 का रखे और टारगेट ऊपर में 903 का मेंटेन करें। सेकेंड पिक मेरी एल्यूमिनियम के अंदर रहेगी। थोड़ा सा प्राइजेस में अभी अट्रैक्टिव है एल्यूमिनियम, तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 253 का रखे और टारगेट वो में 256.50 का मेंटेन करें। तो ये सलाह बेस मेटल्स को लेकर तीनों ही एक्सपर्ट्स की आ गई है। अनुज जी, मसालों पर आपका व्यू क्या है? आज धनिया काफी कमजोर है, लेकिन हल्दी में हल्की गिरावट दिख रही है और जीरा तेज है 1%। क्या पसंद आ रहा है आज के लिए सर मसालों में? देखिए, जीरा में हमने ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। लोअर लेवल से रिकवरी हमने जीरा में आती हुई देखी है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जीरा में एक बाउंस बैक रहेगा। तो जीरा में करीबन 19,400 के आसपास अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस 19,100 का लगाए, टारगेट करीबन 20,000 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें धनिया की, तो धनिया में हमने पिछले 2 दिनों में करीबन 12% की तेजी आती हुई देखी थी। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। बट यहाँ पर भी क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो मुझे लगता है कि करीबन 8,500 के आसपास अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 8,250 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 9,000 तक आ सकता है। तो अगर आप सेंटीमेंट देखेंगे तो मसालों में धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मसालों में रहेगी। चलिए, तो ये पूरा ही राय मुकम्मल राय अब आपने पूरी मसालों पे दे दी। शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटूपन आपका और साथी दिव्या आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि नॉन एग्री और एग्री मार्केट में क्या करना है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मनीष बंदलेश, एमडी हैं मदर डेयरी के, उनसे बातचीत करेंगे कि जीएसटी में जो कटौती का फैसला हुआ है उसका फायदा ग्राहकों तक कब पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा, तमाम चर्चा करेंगे। डेयरी सेक्टर को लेकर उनका क्या आउटलुक है, बात करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। अब शुरुआत कर लेते हैं अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के, और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मदर डेयरी के एमडी मनीष बंदलेश जी हैं। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। मनीष जी, मेरा पहला सवाल यही होगा, क्योंकि जीएसटी में इतनी बड़ी राहत मिली है, तो आप लोग क्या 22 सितंबर को जब ये नया रेट एप्लीकेबल हो जाएगा उस समय इमीडिएटली आप लोग एमआरपी घटाने वाले हैं या नहीं? सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन सर। विश्व जी, पहले तो धन्यवाद इस प्रोग्राम पे हमें इनवाइट करने के लिए। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। मदर डेयरी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑब्वियसली जो बेनिफिट गवर्नमेंट ने पास ऑन किया है जीएसटी के माध्यम से, वो जरूर हम लोग कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। कितना पास ऑन करेंगे उसके लिए पूरी डिटेल में कैलकुलेशंस अभी हमारी चल रही हैं। हमारी जो कैटेगरीज अफेक्टेड हुई हैं तकरीबन 15 से 20 कैटेगरीज हैं और कम से कम 150 एसकेयूज हैं जिसके अंदर अलग अलग इम्पैक्ट आएगा। जैसे आइसक्रीम्स है 18 से 5% हुआ, आपका घी है, बटर है, चीज है, ये बड़ी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर इनका इम्पैक्ट आया है। तो डेफिनेटली हम लोग उनके ऊपर एक्शन लेंगे और 22 तारीख जब इसको इम्प्लीमेंट होगी हम लोग कंज्यूमर को बेनिफिट जरूर पास ऑन करेंगे। तो कंज्यूमर को बेनिफिट 22 सितंबर से आपको मिलने वाला है, यानी अगर आप मदर डेयरी या कोई भी दूध खरीदते हैं तो वहां पर आपको इसका फायदा दिखने वाला है। सर, क्या लग रहा है इस टैक्स रिलीफ से जो पैकेज्ड मिल्क है, कर्ड है, पनीर है या बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स, इसके कंजम्पशन भी बढ़ेंगे? क्योंकि इतनी बड़ी रिलीफ है तो लोगों की जो भुगतान की जो क्षमता होगी वो भी बढ़ जाती है। तो आपको लग रहा है कि आने वाले समय में खपत भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, डिमांड पर इसका साफ सीधा असर होगा? देखिए, इसके दो बेनिफिट होने के चांसेस हैं। एक तो जो भी बेनिफिट कंज्यूमर को पास होगा उससे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल होंगे और ज्यादा अफोर्डेबल होंगे। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में आज भी डेयरी इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज्ड मार्केट 35 से 40% ही है, बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। तो कंज्यूमर्स को एक तरह से बढ़ावा मिलेगा कि वो और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को कंज्यूम करें, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स ही देते हैं। तो ये दोनों चीजें मिला करके कंजम्पशन बढ़ने के काफी उम्मीद है।
इससे ना केवल कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, आई थिंक हमारे लिए जो फार्मर्स हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मदर डेयरी तकरीबन 10 लाख प्लस फार्मर्स के साथ कनेक्टेड है अक्रॉस इंडिया। तो अगर कंजम्पशन मदर डेयरी के थ्रू बढ़ेगा तो जो फार्मर्स हमारे साथ कनेक्टेड होंगे उनको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, उनके लिए और प्रोत्साहन मिलेगा, उनको और ज्यादा कैटल रखने के लिए, और ज्यादा गाय और बफेलोज को रखने के लिए बहुत उनको बेनिफिट मिलेगा। सो ओवरऑल डेयरी की इकोनॉमी में ये बेनिफिट होने के बहुत चांसेस। किसानों को, कंज्यूमर्स को तो फायदा होगा ही, पूरे पूरे सेक्टर को भी होगा। सर एक सवाल और होगा, क्या जीएसटी इस कटौती से ब्रांडेड डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी आने वाले समय में? देखिए क्या होता है, जैसे अब घी एज ए कैटेगरी देखिए 12% जब जीएसटी है तो बहुत स्पूरियस ब्रांड्स मार्केट में आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीएसटी इवेड करके मार्केट में अपने ब्रांड डालते हैं, उनको एक तरह से धक्का डेफिनेटली लगेगा। और आज जो गैप है बिटवीन स्पूरियस ब्रांड्स और जो जेन्युइन ब्रांड्स लाइक मदर डेयरी, वो कम हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप समझिए कंज्यूमर के लिए तो अच्छा चॉइस ही है। तो अगर लोकल ब्रांड्स मार्केट से निकलेंगे जो कि क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हैं, तो एक अच्छा प्रोडक्ट कंज्यूमर को मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। सर कंज्यूमर के साथ साथ आप कह रहे हैं कि किसानों को भी फायदा होगा, तो क्या लग रहा है उनके जो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस जो किसानों के लिए होंगे, किसानों को जो मिलते होंगे, आप लोग जो रेवेन्यू शेयर करते होंगे, क्या उसकी मात्रा भी बढ़ने वाली है, वो उनका शेयर भी बढ़ने वाला है, रेवेन्यू शेयर? देखिए इसका इम्पैक्ट दो तरीके से है। पहले बात तो मैं ये बताना चाहूंगा, मदर डेयरी का जो रेवेन्यू है 75 से 80% ऑफ माय टोटल रेवेन्यू जो है वो हम फार्मर्स को देते हैं। तो समझिए हम लोग ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट बेसिस पे काम करते हैं। तो जब वो हम इतना रेवेन्यू का शेयर ऑलरेडी फार्मर्स को पास ऑन कर रहे हैं, और क्योंकि हम एक्सप्लॉइट करने का हमारा कोई भी मतलब नहीं है, हम लोग कोऑपरेटिव मूवमेंट से आगे बढ़े हैं। तो जैसे ही हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, हम ज्यादा सोर्स करना चाहेंगे फ्रॉम द फार्मर्स, तो आई थिंक फार्मर्स को उसका बेनिफिट मिलना ही चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मिल्क हम ऑर्गेनाइज मार्केट से फार्मर्स के थ्रू ही लेते हैं। ओके सर, एक और सवाल, हालांकि इसमें आपने काफी हद तक जवाब दे भी दिया है मनीष जी, लेकिन क्या ये जो जीएसटी कटौती होगी इससे आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर में बदलाव होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, और क्या ये सेविंग पूरी तरह से पास ऑन किया जाएगा कंज्यूमर्स और किसानों को, या कुछ पार्शियली आप लोग अपने एक्सपेंशन प्लान वगैरह में, इंफ्रा डेवलप करने में, लॉजिस्टिक को बढ़ाने में, इन सब सुधारों में भी लगाएंगे? देखिए हम लोग ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग इस पैसे को अपने पास रखें। जो हमारी डिटेल्ड कैलकुलेशन चल रही है, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे अलग अलग तरह का इम्पैक्ट है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दी गई है। जो भी जीएसटी एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पनीर है, उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स नहीं ले पाएंगे। और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर आपके जीएसटी स्ट्रेट वे रिड्यूस की गई है। तो दोनों पे इम्पैक्ट अलग तरीके से होगा। तो वो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, कैटेगरी बाय कैटेगरी हम लोग कॉल लेंगे। हम लोग अपने पास नहीं रखना चाहेंगे, ये बहुत क्लियर है। हम लोग उसको एज ऑफ नाउ हमारा थिंकिंग ये है कि हम कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे, और आई थिंक यही फिलॉसफी मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ऐसा ही करना चाहेंगे कि जिससे कि कंजम्पशन बढ़े। फार्मर्स को वैसे भी हम लोग काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे हम लोग फार्मर से मिल्क लेते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगी, ये बहुत डायनामिक सिचुएशन होती है, वो हम दोनों तरफ को बैलेंस करके आगे चलेंगे। करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फायदा कंज्यूमर्स को भी और किसानों को भी दी जाए। मनीष जी, अब आखिरी सवाल आपसे होगा, क्या यहाँ से आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में किस तरह के एक्सपेंशन प्लान है? क्या आने वाले समय में, क्योंकि आप दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा बेस्ड है, लेकिन आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पर मुंबई में भी दिखते हैं, मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन आने वाले समय में और कौन कौन से ऐसे एरियाज होंगे, कौन से ऐसे स्टेट्स होंगे जहाँ पे आपके एक्सपेंशन प्लान हैं? देखिए मदर डेयरी जो कि एक तरह से एनसीआर, दिल्ली एनसीआर का एक ब्रांड माना जाता था, या नॉर्थ रीजन का ब्रांड माना जाता था, उसका शेयर पहले 75 से 80% सिर्फ दिल्ली एनसीआर का होता था। आज की तारीख में ऑलरेडी हम लोग दिल्ली से बाहर काफी एक्सपैंड कर रहे हैं, और वो शेयर ऑलरेडी घट करके 60-65% रह गया दिल्ली एनसीआर का। तो आप समझिए कि हम लोग ऑलरेडी एक्सपेंशन मोड में हैं। हम ऑलरेडी साउथ में जा चुके हैं, हम ऑलरेडी वेस्ट में हैं, हम लोग ईस्ट में हैं। तो हमारा अगले 2 साल के अंदर काफी एक्सपेंशन होगा अलग अलग मार्केट्स में। ओके,
शुक्रिया मनीष जी, आपने वक्त निकाला, एक अहम खबर पर अपडेट दिया और ग्राहकों के लिए, जो कंज्यूमर्स है, जो डेयरी प्रोडक्ट के कंज्यूमर है, उनके लिए एक अच्छी खबर आप लेकर आए हैं कि 22 सितंबर से मदर डेयरी आपके लिए दाम घटाने वाली, मदर डेयरी नहीं, तमाम जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर उसमें दाम घटने वाले, तमाम कंपनियां भी पास ऑन करने वाली है जीएसटी में जो कटौती है उसके बेनिफिट्स को। शुक्रिया सर आपका एक बार फिर से। चलिए इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।